अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल स्टूडियो के बारे में। और जो विजुअल स्टूडियो का वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो 2010 है। इसके बाद भी काफ़ी सारे इसके वर्जन आ चुके हैं, लेकिन 2010 हमारे पास एक स्टेबल और स्टूडेंट्स को समझाने के लिए एक फुल पैकेज वर्जन है, इसलिए हम 2010 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे पास जो है अल्टीमेट वर्जन है, और इसका जो लाइट वेट है बाकी के वर्जन से, बाकी थोड़े हैवी वर्जन हैं और उनमें फ़ीचर्स काफ़ी सारे एडवांस भी हैं जिनकी ज़रूरत स्टूडेंट लेवल पे नहीं होती। इसलिए हम इस 2010 वर्जन को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो मीट होती हैं, वो उतने एडवांस फीचर्स नहीं होते। जब आपको ये 2010 वर्जन समझ आ जाएगा तो आपको इसके एडवांस वर्जन भी समझ आ जाएंगे। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो को हम यूज़ कैसे करेंगे, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे डेवलप करेंगे, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम इसमें डेवलप कर सकते हैं, और हम अपना टेस्ट फेज़ और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट इसमें कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, इसमें कोडिंग कैसे हम करेंगे, और कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने विजुअल स्टूडियो को। तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे, तो ये उसका आइकन है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010। ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँगा, आपके पास ये इंस्टॉल्ड होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखें विजुअल स्टूडियो 2010 और अल्टीमेट वर्जन है इसका। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो इस तरह हमारे पास ये इसकी विंडो जो है वो हमें नज़र आ रही होती है। अब इस विंडो में मैं आपको इसके 3 पार्ट्स करके दिखाऊंगा। पहली जो इसका पोर्शन है वो आप यहाँ पे देखें, ये टूल बॉक्स लिखा हुआ है। तो ये इतनी इतनी विंडो है, ठीक है, ये इतनी वर्टिकली मतलब कम चौड़ी विंडो है। और उसके बाद ये दूसरी विंडो हमारे पास जो इसका दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पे दूसरी इसकी विंडो है जो स्टार्ट पेज जिसका लिखा हुआ है। और ये जो विंडो है ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, और ये एंड तक, ये इसके पूरी स्क्रीन के दरमियान में ये वाली विंडो मैप होती है। और इसमें हमारे पास जो कोड होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके अंदर हमारे पास पेज ओपन होता है, उसमें फिर हम अपनी सारी कोडिंग करते हैं, अपने पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं। और ये जो दो लेफ़्ट और राइट साइड पे दो छोटी विंडोज़ हैं, इनमें हमारे टूल्स होते हैं, इनमें हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फाइल्स होती हैं, जिनको हम यूज़ करके तो अपनी कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो अब इनको हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पे टॉप पे आपको मेन्यू बार नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस के मेन्यूज़ आपको नज़र आएंगे, जिस तरह फाइल, एडिट, व्यू, डिबग, सारे इस तरह। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नीचे टूल बार नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास टूल्स आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, सारे टूल्स आपको मिलेंगे। ये जो टूल बार है ये चेंज होगी आपके पेज के हिसाब से, जहाँ पे आप यहाँ पे जो पेज खोला होगा, जो फाइल खोली होगी, उसके हिसाब से ये चेंज होगी। अगर आपने यहाँ पे C# की फ़ाइल खोली हुई तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ भी आपको नज़र नहीं आएंगे टूल। अगर आपने ASP की फ़ाइल खोली है तो आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग के हवाले से सारे फॉर्मेटिंग के और डिज़ाइनिंग के टूल्स नज़र आएंगे। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज से भी मिल जाएंगे। फिर आपको ये टूल बॉक्स जो है, यहाँ पे देखें टूल बॉक्स और सर्वर एक्सप्लोरर, ये दो अलग अलग टैब्स हैं, और जिस टैब को आप क्लिक करेंगे उसी के अंदर उसकी जो फीचर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसी तरह यहाँ पे आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर का टैब एक ही विंडो नज़र आ रही है, इसके साथ एक और विंडो होगी, वो प्रॉपर्टीज़ की विंडो होगी, लेकिन अभी आपको वो शो नहीं हो रही। वो भी आपको शो होगी जब हमने कोई पेज ओपन किया होगा या किसी कंट्रोल को हमने सेलेक्ट किया होगा, तो उसके प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो इस स्टार्ट पेज में देखें, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगी, एक न्यू प्रोजेक्ट की और दूसरा ओपन प्रोजेक्ट की। न्यू प्रोजेक्ट आपने कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए है, और ओपन प्रोजेक्ट का मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई क्रिएटेड है तो आप उसको ओपन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आप देखें रीसेंट प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट है। यहाँ पे जो हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हुए हैं, ये उनकी लिस्ट है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं और उनको ओपन यहाँ पे किया हुआ है, वो इस रीसेंट प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आपको शो हो रहे हैं। तो इस विंडो का तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इसको क्लोज़ कर देंगे। हम इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपको इस तरह इसका व्यू नज़र आ रहा है।
दरमियान में खाली है, और जब हम ये जो दरमियान में ब्लू कलर की आपको खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारी फाइल्स होंगी जिनमें हम कोडिंग करेंगे या जिनमें हम अपने पेजेस को डिज़ाइन करेंगे। जब हम वो फाइल्स हमारी ओपन होंगी तो यहाँ पे हमें टूल्स भी नज़र आएंगे, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फाइल्स भी हमें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपने न्यू पे क्लिक करना है। जो ही न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपके पास ये छोटी सी विंडो निकल आएगी। इसमें आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, वेबसाइट या फाइल या किसी और ऑप्शन पे आपने क्लिक नहीं करना, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपने अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करनी है, और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। तो इसमें आप अगर देखें लेफ़्ट साइड पे ये जो छोटी सी विंडो है, इसमें विजुअल सी शार्प, अदर लैंग्वेज और डेटाबेसेस, इस तरह ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं आपको। तो आप विजुअल सी शार्प को क्लिक करेंगे। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन होंगी। तो ये इतनी सारी ऑप्शन में से हमें अपनी जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा उसको सर्च करना पड़ता है। तो हम इस सर्चिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, विजुअल सी शार्प के साथ यहाँ पे देखें ये लेफ़्ट साइड पर छोटा सा एरो है, इसको हम क्लिक करेंगे, और फिर आप यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगी, एक विंडो की और दूसरी वेब की। और हमारी यहाँ पे जो ऑप्शन होगी वो वेब की होगी, क्योंकि हमने अपनी वेब एप्लीकेशन बनानी है। विंडोज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप विंडोज़ की एप्लीकेशन बनाने के लिए जो उसकी ऑप्शंस हैं वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि एप्लीकेशन या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वेब बेस्ड होगा, इसलिए हम इसकी वेब की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट वाली जो आपके पास ऑप्शन है ASP.NET वेब एप्लीकेशन, इसको आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपने इसका जो नेम है उसका नेम जो है वो आपने रखना है माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने इसका नेम रखा, और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा ओके। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे विजुअल सी शार्प लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सी शार्प में हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ कि सी शार्प कहाँ पे यूज़ होगी, और उसके बाद ASP कहाँ पे यूज़ होगी। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये ASP विद सी शार्प में डेवलप होगा। तो इस तरह ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया। जो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ तो उसने जो इसकी सबसे पहली फाइल थी default.aspx, ये वाली फाइल देखें, ये फाइल इसने ये देखें ओपन कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारी फाइल है ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट दो फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर दी थी, अबाउट और डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, तो हम इनको मज़ीद फाइल्स भी क्रिएट करेंगे, और इनको भी हम एडिट करेंगे, ये भी हम देखते हैं। लेकिन पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब लेफ़्ट साइड से हम शुरू करते हैं। जो छोटी विंडो है इसमें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है सर्वर एक्सप्लोरर, तो ये सर्वर एक्सप्लोरर की विंडो है, और इसके नीचे देखें ये सर्वर एक्सप्लोरर की टैब ही सिलेक्ट हुई है। अगर आप देखें साथ उसके टूल बॉक्स का टैब है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने भी टूल्स होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसमें जो स्टैंडर्ड टूल्स हैं यही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, और बाकी भी यूज़ होते हैं लेकिन वो हम कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम ये स्टैंडर्ड के टैब के जो टूल्स हैं वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो जो टूल यूज़ होंगे वो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करनी है वो भी हम आपको बताते जाएंगे, और साथ साथ आपको ये चीज़ें सारी लर्न होती जाएगी। तो ये आप स्टार्ट पे देख के घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये इस तरह आपको चीज़ें नज़र आएंगी। आपको पहली दफ़ा तो कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन जो जो आप इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी, और वो यूज़ करनी भी आएंगी। तो इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहले सर्वर एक्सप्लोरर में। तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस सर्वर के साथ जो कनेक्शन होगा वो यहाँ पे पड़ा होगा। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमने
डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट नहीं करना। अभी हम इसको जस्ट एक इंट्रोडक्शन इसका देख रहे हैं। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमने अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा, तब हम इस पे बात करेंगे। अभी हम ये जो टूल बॉक्स वाला टैब है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड देखें, इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये स्टैंडर्ड, डेटा, वैलिडेशन, सारे यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्स हैं। तो स्टैंडर्ड के टैब के अंदर हमारे पास जो टूल्स हैं वो लेबल है, बटन है, कैलेंडर है, चेक बॉक्स लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, फाइल अपलोड का है, फिर उसके बाद इमेज हाइपरलिंक, ये इस तरह काफ़ी सारे ये बेसिक जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड के टैब के अंदर मौजूद होंगे। तो ये हम यूज़ कैसे करेंगे इसकी बात भी हम अभी करते हैं। पहले हम इसके विंडोज़ के बारे में इंट्रोडक्शन हम इसकी देख लें, इसके जो पार्ट्स हैं इस इंटरफेस के, उसको हम पहले देख लें। उसके बाद आप दूसरा जो मेन इसकी विंडो है, जो मेन इसका पार्ट है वो दरमियान में है, जो जहाँ पे हमारी ये फाइल ओपन हुई है। ये देखिए, ये default.aspx की फाइल ओपन है। तो ये यहाँ पे हमारे पास कोडिंग के लिए जो पेज होगा वो आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो आपके सामने फाइल खुली होगी उसमें हम अपना कोड लिखेंगे। वो कोड दो टाइप्स का होगा, एक आपका C# का कोड होगा, दूसरा आपका ASP का कोड होगा। जो ASP का कोड होगा वो आपके फॉर्म का डिज़ाइन होगा, वो आपके पेज का डिज़ाइन या इंटरफेस होगा। ASP में हम जो बनाएंगे वो अपने पेज का इंटरफेस बनाएंगे या अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाएंगे। और जो C# है वो उसमें वहाँ पे हम अपने पेज की फंक्शनैलिटी वहाँ पे डिफाइन करेंगे। वहाँ पे हम कोड लिखेंगे C# का जो फंक्शंस परफॉर्म करेगा हमारे इंटरफेस के। तो अब इंटरफेस का ये जो पेज है, इसके आप अगर बॉटम में देखें तो 3 टैब्स आपको नज़र आएंगे। एक ये सिलेक्ट हुआ हुआ सोर्स, इसका मतलब आपको ये सोर्स कोड नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो कोड होता है ASP का, ये आपको जो HTML का कोड है उसी तरह का लगेगा और होता भी उसी तरह ही है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो इसका HTML ही है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म है क्योंकि ये अलग से ASP के लिए ही स्पेशलाइज्ड है। और होते ये भी टैग्स की फॉर्म में ही है, ठीक है। जिस तरह ये ASP कंटेंट का टैब है और ये इसके ASP कंटेंट टैब कंटेंट का स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। जिस तरह ये P टैग है और ये P टैग ओपनिंग है और ये P टैग क्लोजिंग है, इसी तरह ये HTML भी ऐसे ही P टैग होगा। इसी तरह H टैग भी HTML में ऐसे ही होगा जिस तरह यहाँ पे है। तो इसमें काफ़ी सारी मुमासलत होती है HTML में और ASP में, क्योंकि यहाँ पे हम अपने वेब के जो पेजेस हैं उनको डिज़ाइन बेसिकली हम HTML में ही कर रहे होते हैं। तो इसके 3 मोड्स आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। पहला सोर्स का मोड है, तो यहाँ पे हमारा सोर्स कोड होगा। और उसके बाद दूसरा मोड स्प्लिट का है। जब आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों मोड नज़र आएंगे, ऊपर कोड नज़र आएगा और उसके नीचे आपको जो उसका इंटरफेस है वो नज़र आएगा, जो उसका डिज़ाइन है वो नज़र आएगा। और अगर आप डिज़ाइन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको सिर्फ डिज़ाइन इसका नज़र आ जाएगा, कोड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हम मोस्टली इसी में काम करेंगे, डिज़ाइन में ही काम करेंगे। सोर्स में या स्प्लिट में हम कम ही काम करेंगे। तो इसलिए आपको ये डिज़ाइन वाला जो इसका टैब है उसी को क्लिक करके तो सामने डिज़ाइन लेके आना होगा, ठीक है। तो इसके बाद C# की जो फाइल होगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इस पेज पे कहीं भी राइट क्लिक करें और व्यू कोड पे क्लिक करें तो इसी पेज का C# का पेज खुल जाएगा, C# की फाइल खुल जाएगी। यहाँ पे देखें default.aspx, ये इसका डिज़ाइन है और उसके साथ default.aspx.cs, तो ये इसका C# का पेज है। CS मीन C#, ASPX default.aspx फाइल का C# का कोड जो है वो इसी फाइल के अंदर होगा। इसके अंदर हम अपनी C# की कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट विंडो पे आते हैं, जो हमारे पास राइट साइड पे छोटी विंडो है सोल्यूशन एक्सप्लोरर की, ठीक है। तो इसके नीचे भी 2 टैब हैं, प्रॉपर्टीज़ का और सोल्यूशन एक्सप्लोरर का।
जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है इसमें हमारे पास जितनी भी हमारी फाइल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट की और जितने भी उसकी फोल्डर्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये अपने प्रोजेक्ट का जो नेम है वो नज़र आएगा, माय फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने रखा हुआ था इसका नाम। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ का एक फ़ोल्डर, ये सिस्टम का फ़ोल्डर है, ये आपको नज़र आएगा। फिर आपको एक रेफरेंसेस का फ़ोल्डर नज़र आएगा, ये भी सिस्टम का फ़ोल्डर है। इसमें आपके पास लाइब्रेरीज़ और रेफरेंसेस सारे इसमें आप लोड होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लोड कर लेता है जब ये प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं या लोड करते हैं। उसके बाद अकाउंट्स का फ़ोल्डर है, इसको हम डिलीट कर देंगे, ये हमारे काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा फ़ोल्डर उसने खुद ही क्रिएट कर दिया है। उसके बाद ऐप अंडरस्कोर डेटा का फ़ोल्डर है, तो इसमें ये भी फ़ोल्डर खाली है क्योंकि हमने डेटाबेस नहीं क्रिएट किया। अगर हमने डेटाबेस क्रिएट किया होगा तो इसमें एक डेटाबेस की फ़ाइल .mdf के एक्सटेंशन से इसमें पड़ी होगी, तो वो हम एज ए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हम डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद स्क्रिप्ट्स का फ़ोल्डर है, इसके अंदर हम हमारे पास jQuery और जावास्क्रिप्ट वगैरह की जो फाइल्स हैं वो पड़ी होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट आपके पास जो फोल्डर है वो स्टाइल्स का फोल्डर है, इसके अंदर हम अपने जो स्टाइल्स की फ़ाइल है या जो केस के स्टाइल शीट की जो फाइल या CSS फाइल है वो हम यहाँ पे रखते हैं ताकि हम अपनी एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन का एक स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकें। तो उसके बाद यहाँ पे देखें दो फाइल्स हैं जो मेन हमारी फाइल्स हैं, about.aspx और default.aspx। और इन फाइल्स के साथ भी आप अगर देखें तो ये दो एरोज़ इनके साथ भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये एरो का मतलब ये है कि इसके अंदर मज़ीद कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ एरो नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। बाकी सबके साथ एरोज लगे हुए तो इनके अंदर कोई मज़ीद फाइल्स हैं। तो ये हमारी जो about.aspx की फ़ाइल है, इसकी सब फाइल्स हैं दो, एक about.aspx.cs और एक about.aspx.cs.designer.cs। तो डिज़ाइनर की जो फाइल है ये इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी होती है, ये इसके साथ ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ये हम यूज़ इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें हम कोई कोड नहीं लिखते, इसमें जो कंट्रोल्स होते हैं हमारे इस पेज के ऊपर यूज़ हमने किए होते हैं उनके आईडी इसमें स्टोर होते हैं। और उसके बाद about.aspx.cs मीन ये अबाउट पेज की CS फाइल है या C# फाइल है, तो इस फाइल को हम यूज़ करते हैं इसमें C# का कोड लिखने के लिए। इसमें जो हम कोड लिखेंगे वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा हमारे इंटरफेस के थ्रू। इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट हमारा जो पेज है default.aspx, इसकी भी इसी तरह दो फाइल्स हैं। जितने भी पेज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ASPX के, उनकी दो फाइल साथ उसके अंदर ही एसोसिएट हो जाएंगी, CS की और designer.cs की। उसके बाद global.ax की फ़ाइल है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स या जो भी ग्लोबल चीज़ हमने यहाँ पे रखनी होती है वो इसमें स्टोर होती है। ये भी हमारे काम की नहीं है, इसमें भी हम कोई कोड नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद site.master की फ़ाइल है, तो इसके अंदर भी हमारे पास .cs और designer.cs ये दोनों फाइल्स होंगी। ये फ़ाइल जो है site.master ये इसी तरह की एक फ़ाइल होती है, ASPX की तरह की फ़ाइल होती है, लेकिन ये मास्टर फाइल होती है। इसके अंदर जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो हमें हर पेज पे नज़र आएगा, जितने भी पेजेस हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। अगर हम मास्टर फाइल यूज़ नहीं करते तो हमें फिर हर पेज के लिए अलग से जो उसका डिज़ाइन है वो क्रिएट करना पड़ता है। डिज़ाइन मीन उसका हेडर, उसका फुटर और उसकी बॉडी का जो स्टाइल है वो सारी चीज़ें, और उसके नेविगेशन मेन्यू का जो स्टाइल है वो सारी चीज़ें हमें फिर अलग अलग से हर पेज के लिए डिफ़ाइन करनी पड़ते हैं अगर हम site.master का पेज यूज़ नहीं करते। उसके बाद web.config की फ़ाइल है, तो ये इसकी हमारी एप्लीकेशन की सारी कन्फिग्रेशन इसी में स्टोर होती है। और ये जो कन्फिग्रेशन है ये भी आप ऐसे देखें तो टैग्स की फॉर्म में यूज़ हो रही होती है, और ये हमारे पास XML फाइल होती है। तो इसमें भी हम एडिटिंग कम ही करते हैं, हम जो काम करते हैं वो इन दो ये जो फाइल हमारे पास होती हैं ASPX की फ़ाइल, इसके अंदर हम काम करते हैं। ये जो सारा हमारा डिज़ाइन है वो हम इस फाइल के अंदर बनाते हैं, और जो इसका C# का कोड होगा वो हम इस about.aspx.cs फाइल में क्रिएट करेंगे।
तो ये तो आपको पता चल गया कि हमने किन फाइल के साथ काम करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो बात करने वाली है इस वीडियो में, वो है प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के टैब पे क्लिक करेंगे तो जिस कंट्रोल को आपने क्लिक किया होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ की विंडो मैंने ओपन किया और यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये जो करेक्शन बनाया हुआ है इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका सारा जो डेटा है, जो सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो नज़र आ जाएगी। इसकी करेक्शन स्ट्रिंग ये वाली है, इसका प्रोवाइडर ये वाला है और ये इसकी स्टेट जो है वो क्लोज्ड है। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से किसी और चीज़ को क्लिक करता हूँ तो उसकी वो प्रॉपर्टीज़, जिस तरह मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी उसने मुझे प्रॉपर्टीज़ बताना शुरू कर दी कि ये क्या चीज़ है, ये एक एंकर टैग है। ठीक है, ये वाला एक एंकर टैग है, तो उसकी उसने सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे बता दी हैं कि इसका जो लिंक है वो ASP.NET के साथ लिंक्ड है, ये वाला हाइपर लिंक। और इसका जो टाइटल उसने रखा है ASP.NET वेबसाइट, जो यहाँ पे देखें आपको नज़र भी आ रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वो बता देगा कि ये ऐसे ही एक H2 का टैग है और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे बता रहा है और उसकी जो प्रॉपर्टी सेट है वो भी यहाँ पे वो बता रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने एक पेज को थोड़ा सा डिफाइन जो है ना एडिट करते हैं। मैं ये पहले दो पेज जो खुले हैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे अबाउट का जो पेज है या यहाँ पे मैं एक नया पेज जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा एक नया पेज आप कैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद ऐड और ऐड के बाद न्यू आइटम। ठीक है, न्यू आइटम के बाद फिर आप वेब फॉर्म, दूसरी ऑप्शन है वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। तो यहाँ पे मैं एक और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप इसका नेम चेंज करेंगे। मैं इसका नेम रखूँगा। आपने इसकी एक्सटेंशन जो है ना .aspx वो डिलीट नहीं करनी, डॉट से पहले पहले जो नेम लिखा हुआ है वो आपने एडिट करना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ माई टेस्ट पेज। ठीक है जी, माई टेस्ट पेज .aspx। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ऐड। जो ही मैंने ऐड किया तो वो मुझे कह रहा है कि जी आपके पास ये साइट मास्टर है, इसको ही आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वो माई टेस्ट पेज .aspx ओपन हो गया और इसका डिज़ाइन मैं अगर देखूँ तो ये इसका डिज़ाइन इस तरह मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये बॉडी है इसकी, यहाँ पे आप कुछ भी इसका ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका हेडर है और ये इसकी नेविगेशन बार है। तो यहाँ पे ये जो वाइट वाइट आपको बार नज़र आ रही है इसमें आप एंटर करेंगे, चीज़ें सारी इसमें डालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से एक जो है वो टेबल लेता हूँ। वो टेबल मैंने उठा के यहाँ पे इसको ड्रॉप करवा दिया। ये टेबल खैर नहीं लेते, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। मैं यहाँ से एक जो लेबल है वो वाला लेता हूँ, लेबल। ठीक है जी, और यहाँ पे ये लेबल मैं ड्रॉप कर दिया और उसके बाद एक मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। फिर टेक्स्ट बॉक्स के बाद मैं फिर एक दफ़ा एंटर करता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक बटन जो है वो ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ड्रॉप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे और फिर ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे। तो ये देखें इसके कर्सर के साथ प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। मैं इसको अगर ऊपर करता हूँ तो ये यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ड्रॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे जब ड्रॉप करना होगा तो आप इसको छोड़ देंगे तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं प्रॉपर्टीज़ की विंडो पे क्लिक करता हूँ और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन सब की प्रॉपर्टीज़ में चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो आप इस लेबल पे क्लिक करें और इस लेबल पे देखें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आपको नज़र आ रही हैं। ये लेबल का आईडी है, इसका आईडी मैं चेंज भी कर सकता हूँ, LBL_ टाइटल। ठीक है जी, ये इसका मैंने आईडी रख दिया और इस लेबल का जो टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वही टेक्स्ट आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट इसका लिखता हूँ माई टेस्ट पेज फॉर्मेट। ठीक है, तो जो ही मैं इसको इधर क्लिक करूँगा तो वो फॉर्मेट, वो उसका जो टेक्स्ट है वो मुझे नज़र आ गया।
अब इसका मैं मज़ीद इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ इसकी फॉर्मेटिंग। देखें ये जो टूल बार है फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ अंडरलाइन कर दूंगा। इसका फोर कलर जो है या फॉन्ट का जो कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो उसको मैं ये कलर मैं दे देता हूँ। तो ये इसका फोर कलर आ गया। इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आप क्लिक करें और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसका ये वाला चेंज कर देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद इसका ये यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको डबल एक्स लार्ज कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने डबल एक्स लार्ज इसको कर दिया। और फिर यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट नेम जो इसका वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कैलिब्री कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये कैलिब्री हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये इसको छोड़ दें ये इसके काम की नहीं है। फिर उसके बाद इसका अगर आप देखें इसकी हाइट और विड्थ भी आप चेंज कर सकते हैं। विड्थ मैं यहाँ से एक और फॉर एग्जांपल 300 px कर देता हूँ तो ये 300 पिक्सल इसने कर दी। लेकिन इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये 300 पिक्सल किया तो उसने इसकी विड्थ कम हो गई है। तो मैं यहाँ से देखें ये जो इसके हैंडल बने हुए हैं ये ठीक है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा और छोड़ दूंगा तो ये इसकी पिक जो विड्थ है इसने बढ़ा दी। जब इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ना आप देखें प्रॉपर्टीज़ की विंडो है तो प्रॉपर्टीज़ की विंडो में इसकी जो विड्थ है वो 623 पिक्सल है। तो मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी वो देखें चेंज हो रही है। ये देखें आप इधर भी देखें ज़रा तो जो ही मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ तो वहाँ पे भी चेंज हो जाती है। ठीक है। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअली भी कर लें या आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी से इसको सेट कर लें। अब इसके बाद इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट करता हूँ। मैं इसको जस्टिफाई सेंटर करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है। तो अब उसके बाद ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका आईडी है और बाकी इसमें कोई भी चीज़ चेंज करने वाली हमारे पास नहीं है। इसको हम चेंज ये कर सकते हैं कि इसका जो बैक कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। वो हम कर देते हैं पिंक। ठीक है जी। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है या फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी हम चेंज करेंगे। फोर कलर जो इसका है वो हम कर देते हैं ये वाला ग्रीन। और उसके बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ है या जो फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी हम चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे हम और इसके एरो पे तो इसकी फ़ॉन्ट की मज़ीद ऑप्शन जो है वो खुल जाएगी। बोल्ड भी हम इसको कर देंगे इटैलिक भी कर देते हैं। और फिर इसका जो साइज़ है वो हम चेंज करते हैं। इसका साइज़ हम कर देंगे लार्ज। ठीक है। जब ये लार्ज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज़ भी चेंज होगी उसकी हाइट भी चेंज होगी। तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे इसकी हाइट और विड्थ को हम देखें। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। जो ही हम इसके अंदर रन करके लिखेंगे तो आप उसको वो भी नज़र आएगा इसका फोर कलर भी। तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम इसको मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। ये हमने बड़ा कर लिया। और यहाँ पे ये बटन है इस बटन को भी हम चेंज करते हैं तो इसका आईडी क्या है बटन 1। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो बटन लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसके ऊपर वो बटन लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख देते हैं शो माई मैसेज। ठीक है जी। अब इस बटन पे क्लिक करते हैं हम और इसके अकॉर्डिंग यहाँ से भी हम बटन ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टी से भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम बटन को इधर से फॉर्मेट करते हैं। अब इसका जो कलर है फोर कलर वो हम रखते हैं इसका येलो। और इसका इसका जो बैक कलर है वो हम यूज़ करते हैं ब्राउन। ठीक है जी। तो ये इस तरह आ गया। और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और इटैलिक भी कर लेते हैं अंडरलाइन भी कर लेते हैं। ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए सारे काम कर रहा हूँ अदरवाइज़ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो आप उसको जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो मैं लार्ज कर देता हूँ। ठीक है। इस तरह अब इसको मैं सेव करता हूँ और अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको व्यू इन ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो ये ब्राउज़र के अंदर जो है ये रन होगा और हमें उसका
जो फॉर्मेट हमने अभी किया है वो हमें नज़र आएगा। ये देखें जी, ये हमने इस तरह फॉर्मेट किया तो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो ग्रीन कलर में लिखा जा रहा है, ठीक है, और उसका साइज़ वही है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज, ये आप ऊपर अगर देखें ना, जो बटन हम क्लिक करते हैं तो पेज हमारा रिफ़्रेश होता है, ठीक है। तो ये बटन पे क्लिक करने से हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो वो एक्शन परफॉर्म जो हो रहा है वो हम इस बटन के क्लिक इवेंट पे अगर हम कोड लिखेंगे तो वो एक्शन हमें नज़र भी आएगा। तो अब हम चलते हैं इसके जो सी शार्प वाली साइड पे चलते हैं कि हम सी शार्प में इसका एक्शन परफॉर्म कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, कोई भी लेबल, कोई भी बटन, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, किसी भी कंट्रोल पे आपने डबल क्लिक नहीं करना। अगर आप डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक आप कर सकते हैं क्योंकि सिंगल क्लिक करेंगे तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन डबल क्लिक आपने नहीं करना। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे एरर्स आना शुरू हो जाएंगे और वो एरर्स आपको समझ भी नहीं आएंगे क्यों आ रहे हैं। अभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब आगे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ। बस आपने जहन में रखना है कि आपने इनमें किसी कंट्रोल पे भी डबल क्लिक नहीं करना, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ कि डबल क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे एक काम करने लगे हैं, वो काम ये है कि मैं इस बटन पे जो ही क्लिक करूँ, जब मैं इसको रन करता हूँ, जो मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे कोई मैसेज शो करवाए, ठीक है। जो मैसेज मैंने बैकग्राउंड पे बैकएंड पे लिखा हो, सी शार्प की कोडिंग में मैंने लिखा हो मैसेज जो, वो ये मुझे शो करवाए, ठीक है। तो मैं उसके लिए सी शार्प में थोड़ा सा कोड लिखूंगा, एक लाइन का कोड होगा वो मैं लिखता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जब बटन क्लिक हो तो तब वो कोड शो करे, तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे या इसको आप सिलेक्ट करें, डबल क्लिक ना भी करें, सिलेक्ट करें, और यहाँ पे देखें ये इवेंट्स का एक आइकन है, इस पर क्लिक करें तो ये क्लिक का इवेंट है, ठीक है। इस पर जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी आपका जो इवेंट है ऑन क्लिक का वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ इस बटन पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखें क्या हमने सेलेक्ट किया, बटन। तो इस बटन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, जो ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास सी शार्प की फाइल ओपन हो गई और उसने क्या किया, उसने बटन वन अंडरस्कोर क्लिक, ये बटन वन हमारे उस बटन का आईडी है, और अंडरस्कोर क्लिक उसने उसका इवेंट का नाम लिख दिया कि ये उस बटन के क्लिक का इवेंट मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब इस क्लिक के इवेंट की ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान जो भी हम कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो कोड फायर होगा, ठीक है, और उसका रिजल्ट हमें नजर आएगा। मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखने लगा हूँ, रेस्पॉन्स। मैं जो ही रेस्पॉन्स लिखूंगा तो यहाँ पे देखें रेस्पॉन्स आ गया, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और डॉट डालूंगा, जो ही डॉट डालूंगा तो ये काफ़ी सारी लंबी लिस्ट आ गई फंक्शंस की। तो उसके लिए मैं राइट लिखूंगा, ठीक है। राइट जो ही लिखूंगा तो ये राइट WR मैंने लिखा तो वो राइट वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली मेरे सामने आ गया। डबल क्लिक मैंने इसको किया और फिर दोनों ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स डाल दी और सेमीकोलन डाल दिया। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स मैंने डालने हैं, इन डबल कोट्स के अंदर मैंने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और स्क्रिप्ट का जो टैग है वो स्टार्ट करना है, और फिर जो स्क्रिप्ट का जो टैग है उसको मैंने क्लोज भी कर देना है, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट राइट का फंक्शन है ये HTML में जो कोई टैग है या कुछ राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोड। तो यहाँ पे हम एक अलर्ट मैसेज जो है वो क्रिएट करेंगे और सिंगल कोट्स के अंदर मैं अपना मैसेज लिखूंगा, वेलकम स्टूडेंट, ठीक है जी। इसको मैं अब सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। सेव करेंगे तो तब आपका ये काम करेगा। सेव करने के बाद मैंने क्या करना है, डीबग पे क्लिक करूँगा और फिर स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास ये पेज जो है ये दोबारा ओपन होगा। तो अब जब दोबारा ओपन होगा तो आपके पास उसी तरह पेज है, जो ही मैं इस पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वेलकम स्टूडेंट का मैसेज दे रहा है, ठीक है। जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने से क्या होता है, ये जो हमने मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे सी शार्प के कोड में रिस्पॉन्स स्टार्ट राइट का एक मेथड है, उसके अंदर हमने ये मैसेज लिखा हुआ है, तो ये मैसेज वो हमें शो करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने जो विजुअल स्टूडियो है उसमें एक टेस्ट
प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें इसी तरह आपने एक छोटी सी एप्लीकेशन के अंदर एक नया पेज बनाना है। उसी पेज के अंदर आपने इसी तरह ही काम करना है जिस तरह मैंने किया, ठीक है। तो ये आपके लिए एक स्टार्टअप है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा, करवाता भी जाऊंगा वीडियोस के थ्रू भी, और इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लाइव क्लासेस भी कैंपस में रखेंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें ये बताई जाएंगी। और आप पहली जो इसकी वीडियो है एसक्यूएल सर्वर वाली, वो भी आप देखें, उसमें भी आप काम करें और इस पे भी काम करें। और उसके बाद फिर हम इन दोनों को लिंक भी करेंगे, दोनों को डेटाबेस के एसक्यूएल अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ लिंक भी करेंगे, और डेटाबेस को हम अपने विजुअल स्टूडियो में ओपन भी करेंगे, उसको देखेंगे भी और उसको एडिट भी करेंगे। सारा काम हम इसमें भी करेंगे उसके साथ साथ। तो आप वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे जो आपके फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।